आ गए। करते 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 बैठो बैठो, पानी वानी पी लो, एकदम एनर्जाइज हो जाओ। करे शुरू एक बार, इज्जत से कर लें, है ना? वापस से इज्जत से कर लेते हैं, थोड़ा सा बाल वाल सेट कर ले। अपने को भी कैमरा पे आना है, तुम तो आ नहीं रहे, हम तो आ रहे हैं। भी कर ले कुछ। चलो, शॉट को मारना नोटिस थोड़ी देर के लिए, और फिर बाद में भूल जाना कि ये कभी है भी चेहरे पे, ठीक है? क्योंकि मेरे चेहरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा कंटेंट, तो कंटेंट पे ध्यान दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एकदम इज्जत के साथ, बिल्कुल जैसे हमेशा से करते हैं। हमेशा से कैसे करते हैं? सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एमएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11, फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स बोले तो वो जो कि हम आज के टाइम पे जानते हैं एंजियोस्पर्मा के नाम से। एंजियोस्पर्म्स में हमारे आज के सारे मॉडर्न प्लांट्स आते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों करते हैं? ताकि वो खाना बना सके, वो हम जानते हैं। बट खाना बनाने से पहले का प्रोसेस क्या होता है वो हम आज तक नहीं जानते थे, बट सर जी अब जान चुके हैं। तो खाना सीधा नहीं बनता सनलाइट से, सनलाइट पहले एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वो एनर्जी फिर दो तरह की साइकिल कर सकती है, C3 या C4। C3 साइकिल C3 प्लांट करते हैं, C4 साइकिल C4 प्लांट करते हैं। C4 थोड़ा सा हायर लाइक थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड है और थोड़ा सा एडवांस है। क्यों? क्योंकि उसमें एक अलग टाइप के एनाटॉमी और अलग टाइप के लीव्स चाहिए, स्पेशल लीव्स चाहिए, जिन्हें बोलते हैं क्रांस एनाटॉमी या क्रांस लीव्स, ठीक है? उसके बाद अब कैंप पाथवे भी होता है, जिसके जो सारी चीजें रात वाली चीजें वो सारी कैंप पाथवे हैं। अब हमारे पास एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। सर जी एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन यहां है, वो सुना ना टेस्ट कहाँ है, तो एक्सेप्शन यहां है। एक्सेप्शन क्या है? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? सबसे पहली चीज, अकर्स ओनली इन, अकर्स ओनली इन C3 प्लांट्स। सर जी ये ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बच्चों? अगर ऐसा क्यों कीजिए तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप न्यू वॉचर हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जिनको यार चैप्टर प्रैक्टिकली टफ लगता था, बट थोड़ा सा अगर आपको भी आसान लगा है तो उनका आसान, उनको लिए भी तो आसान बनाओ, थोड़ा सा तो आसान बनाओ उनके लिए भी, हमारे लिए भी फायदा, उनके लिए भी फायदा, आपके लिए भी फायदा, आपकी दोस्ती अच्छी, हमारे व्यूअर्स बढ़े, उसको चैप्टर समझ में आ गया। तो ये सबसे पहले C3 प्लांट्स में होता है, इतना आप जान गए। दूसरा क्या है? अकर्स, occurs when low availability of CO2 is there. When availability low availability of CO2 is there. लो अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 है अगर, ठीक है, लो अवेलेबिलिटी ऑफ CO2, CO2 के कम होने से क्या होता है? अच्छा कुछ बातें और लिख देते फिर एक साथ ही बताएंगे। अडेप्ट 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 high temperature and high intensity, adapt high temperature, high temp and high int, high intensity, high intensity। ये तीन चार बातें हुई। और क्या है? और देख लो, और कुछ भी सुनना चाहते हो? और कुछ भी सुनना चाहते हो? अगर सुनने से ठीक है। इट डज नॉट अकर, वाह क्या लिख रहे हैं, वाह। इट डज नॉट occur, occur in what? Occur in C4 plant as it has mechanism, a whole mechanism to produce O2। तो देखो सीधी सी बात है, सेकंड पॉइंट में लिखा है कि अगर CO2 का अवेलेबिलिटी कम होगा नेचर में, जिसके वजह से प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करने लगेगा। अ होल mechanism of producing CO2, of producing CO2 as a byproduct, producing CO2 as a byproduct। अच्छा एक लास्ट पॉइंट और लिख देते हैं इसके बारे में, एक लास्ट पॉइंट, बस एक लास्ट, पक्का लास्ट, पक्का पक्का पक्का। इट इज अ फॉल्स, इट इज अ फॉल्स या वेस्टफुल प्रोसेस, यानी ये बेतु का प्रोसेस है, वेस्टफुल प्रोसेस है। सर जी ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? नो ATP, नो NADPH, नो फूड, ना ही ये एंड में, ना ही ये एंड में खाना बना पा रहा, ना ही ये एंड में खाना बना पा रहा, ना ही ये NADPH बना पा रहा, ना ही ये ATP बना पा रहा। तो है ना बेकार प्लांट के लिए, ये तो बेतु की चीज है, ये तो बेतु की चीज है। अब ये C3 प्लांट में क्यों होता है? जब वहां पर CO2 की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। सर जी C3 साइकिल की तरफ लेके चलोगे क्या? आओ जरा। अगर इस C3 साइकिल में
ये CO2 इसे ना मिल पाए तो क्या ये साइकिल हो पाएगी? नहीं, क्योंकि सारा काम तो कार्बोक्सिलेशन वाले र्यूबिस को एंजाइम करवा रहा है RUBP को 3 PGA में तोड़ने का। तो अगर ये CO2 की अवेलेबिलिटी ही लो हो गई तो फिर ये पूरी साइकिल नहीं होगी। अब जब ये साइकिल पूरी नहीं होती तो प्लांट क्या करता है? फोटो रेस्पिरेशन करता है। ये हाई टेम्परेचर और हाई इंटेंसिटी को तो झेल सकता है, अच्छी बात है, बट C3 साइकिल ना होने की वजह से ये एक वेस्टफुल प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि अब आगे ना इसमें ATP बन पाएगा, ना इसमें NADPH बन पाएगा, ना इसमें कोई खाना बन पाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर RUBP को CO2 नहीं मिला, CO2 नहीं मिला तो कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, 3 PGA नहीं बनेगा, 3 PGA के बाद रिड्यूसिंग नेचर वाला नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा ATP और NADPH का, तो वो अपने नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में भी नहीं आ पाएंगे, और वो नहीं आएंगे तो वो बाद में वापस से ATP और NADPH नहीं बनने वाले। वो नहीं होगा तो ट्रायोस फॉस्फेट नहीं बनेगा, ट्रायोस फॉस्फेट नहीं बना तो फूड नहीं बनेगा। तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस कहला देता है फोटो रेस्पिरेशन। अब ये C4 प्लांट में क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास एक पूरा मैकेनिज्म है जो CO2 के प्रोडक्शन को बाय प्रोडक्ट की तरह करता रहता है। सर जी C4 की तरफ ले जाओ तो समझ में आ जाए। C4 में देखो जरा, सर जी ये रहा CO2, बार बार बन रहा है CO2, बार बार जब बाहर के CO2 के साथ ये HCO3 की फॉर्म में PEP ऐड होएगा, C4 एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा, ट्रांसपोर्ट होकर C4 एसिड आएगा बंडल शीट सेल में, और बार बार इसका तब डीकार्बोक्सिलेशन होगा। जितनी बार C4 एसिड बंडल शीट में आया उतनी बार इसका कार्बोक्सिलेशन होगा, उतनी बार इसका CO2 बाय प्रोडक्ट निकलेगा। तो इसका तो मैकेनिज्म सेट है सर, इसका तो मैकेनिज्म सेट है, इसलिए कभी C4 प्लांट या फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जाते ही नहीं है। तो फोटो रेस्पिरेशन के बारे में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। 5 मार्क्स का अगर आंसर आया, 3 मार्क्स का आंसर आया, आप इसको बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। क्या लिखा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग दी फोटोसिंथेसिस। 2 तरह के फैक्टर होते हैं सर। इंटरनल यानी प्लांट की खुद के अपने अंदर की कमियां हैं जो फैक्टर है। एक्सटर्नल यानी प्लांट के बाहर की चीजें हैं जो उसको ये काम करने नहीं दे रही। कौन सा? फोटोसिंथेसिस का। सर जी जरा इंटरनल की बात कर ले, इंटरनल में देखो सर जी क्या आते हैं हमारे पास, आते हैं नंबर। प्लांट के कितने नंबर वहां हैं, आती है एज, प्लांट की एज क्या है, प्लांट का नंबर आया सर, प्लांट की एज भी आई सर, और क्या आया सर? प्लांट का साइज भी आ गया सर, और क्या आया सर? प्लांट का ओरिएंटेशन आ गया सर। प्लांट का ओरिएंटेशन यानी बनावट, किसकी? पत्तियों की बनावट भी आ गई भाई इसके इंटरनल फैक्टर्स में। नंबर आ गया जी, एज आ गया जी, साइज आ गया जी, और ओरिएंटेशन आ गया जी। ये चारों क्या है? इंटरनल फैक्टर्स है। अब देखो जरा क्या इसे प्लांट किसी भी तरीके से बदल सकता है? नहीं। प्लांट का नंबर कितना है उसके अंदर, वो नहीं बदल सकता। एज क्या है उसकी, वो नहीं बदल सकता। साइज क्या है उसका, वो नहीं बदल सकता। और ओरिएंटेशन क्या है, वो नहीं बदल सकता। अब एक्सटर्नल फैक्टर क्या है सर जी? एक्सटर्नल फैक्टर है सर जी टेम्परेचर। बाहर का टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस भी उसके हिसाब से होता है। बाहर अगर लाइट ज्यादा पड़ती है तो प्लांट भी अपने अंदर उस हिसाब से फोटोसिंथेसिस करता है। बाहर अगर पानी की अवेलेबिलिटी कम या ज्यादा है तो उस हिसाब से प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है। बाहर जो है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है वही जान लिया अभी आपने इससे पहले फोटो रेस्पिरेशन में, कि अगर बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो फोटो रेस्पिरेशन करेगा जो कि बेकार है, और अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा होगा, CO2 की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी होगी, तो वो नॉन साइक्लिक के बाद वापस से वही C3 C4 साइकिल चलाएगा और फूड बनाएगा। तो इस समय से आपको जो मेन मैं बताने वाला हूँ वो है वाटर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट का ऑलरेडी आप नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर वैसे ही प्लांट के पत्तियों को सुखाने में काम आता है, जो कि ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स को खराब कर देता है, ठीक है। और वाटर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। CO2 कॉन्सेंट्रेशन आप ऑलरेडी फोटो रेस्पिरेशन में देख चुके। तो अब देखना पूरा अफेक्ट ऑफ वाटर। अगर वाटर स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमको दिया हुआ है, हमको नहीं होता प्लांट को, वाटर इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, देखो वाटर इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, वाटर अब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, तो ये क्या करेगा? स्टोमेटा को क्लोज करवा देगा। स्टोमेटा क्लोजेस, स्टोमेटा क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि वाटर जो था स्ट्रेस में था, इन्होंने क्या कर दिया? स्टोमेटा को बंद करवा दिया। अब क्या होगा? स्टोमेटा के बंद होती CO2 की अवेलेबिलिटी कम होने लगेगी, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर CO2 की अवेलेबिलिटी कम है तो फोटो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन नहीं होता।
रेस्पिरेशन भी नहीं, मतलब यानी फोटोसिंथेसिस भी नहीं, लो फोटोसिंथेसिस रेट, लो रेट ऑफ लिख देते हैं, लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो गया। तो ये इफेक्ट ऑफ वाटर था कि अगर वाटर स्ट्रेसफुल कंडीशन में तो स्टोमेटा बंद करने पड़ते हैं, स्टोमेटा बंद करती CO2 की अवेलेबिलिटी अंदर कम हो जाती है और उसके बाद फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है। तो ये हमारे पास ये चैप्टर था, वैसे तो ये चैप्टर एंड हो चुका है, बट हमने इस चैप्टर का एक स्टार्टिंग वाला पोर्शन नहीं करा जिसमें सारे साइंटिस्ट वगैरह लिखे हैं। तो आओ जरा सारे साइंटिस्ट को भी जान लेते हैं, सारे साइंटिस्ट को भी जान लेते हैं। ये 5 साइंटिस्ट हैं, एक बार मैं इनके नाम लिख के बता देता हूं। जो सबसे ऊपर बने हुए हैं ये है जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने 1770 में एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसका रिजल्ट इन्होंने 1774 में दिया। अगले हैं जैन इंगनहॉस, जैन इंगनहॉस ने 1799 के अराउंड अपना काम करा था, मतलब अपना जो भी इन्होंने थ्योरी दी थी वो तब दी थी जैन इंगनहॉस ने। अगले क्या हैं? अगले हैं सर जी ये, इनका नाम है जूलियस वॉन सैक्स, जूलियस वॉन सैक्स। सर जी ये कौन है? इनका नाम है सर जी TW एंगलमन, TW एंगलमन। इनकी बर्थ डेट्स आप देख लेना। और ये कौन है सर जी? इनका नाम है कॉर्नीलियस वॉन नील, कॉर्नीलियस वॉन नील। अब जरा इन 5 साइंटिस्ट की बात करते हैं एक एक करके, जरा पीछे वाले पेज पे आओ, जरा स्टार्ट करते हैं जोसेफ से। मैं फर्स्ट नाम लिख रहा हूं जोसेफ। जोसेफ ने क्या करा था? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसका इन्होंने नाम रखा बेल जार एक्सपेरिमेंट, जो कि आपका इस चैप्टर के स्टार्ट होने के बाद का सेकंड पेज है, जिसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट दिख रहा होगा जिसमें ऐसे 2 बेल जार्स रखे हुए हैं। पहली में एक कैंडल जल रही है, एक कैंडल जल रही है, ऐसे कैंडल जल रही है, और यहाँ एक चूहा है जी। थोड़ी देर तक ये कैंडल जलती रही, CO2 बढ़ती रही, और ये चूहे ने भी सांस लेके CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर छोड़ता रहा। उसके बाद क्या हुआ? ये एयर टाइट कंटेनर बन गया था, तो अंदर CO2 का बाद बहुत ज्यादा सफोकेशन हो गई, और थोड़े टाइम बाद चूहा भी मर गया, और ये CO2 की वजह से ये भी बुझ गई, क्या आग भी बुझ गई कैंडल की। अब उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट करा, बट इस बार इन्होंने अंदर क्या रखा? एक प्लांट रखा, कैंडल रखी, चूहा रखा। इन्होंने थोड़े टाइम बाद क्या देखा कि जो CO2 चूहा छोड़ रहा था और जो CO2 ये फायर छोड़ रही थी, वो दोनों की दोनों ही प्लांट अपने अंदर लेके ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, दोनों की दोनों ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है लेके CO2 दोनों तरफ से। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट हुआ था 1770 में, और उसका जो 1774 में आउटकम निकला, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। आओ सर जी, अगला कौन था? जैन इंगनहॉस। जैन ने क्या करा था सर? जैन ने, आओ देखो, इसका हो गया, इसकी बारी। जैन इंगनहॉस ने क्या करा? जैन इंगनहॉस, एक मिनट मेरे को याद करने दो, कौन सा कॉर्नेलियस, हाँ। जैन इंगनहॉस ने क्या बताया? जैन इंगनहॉस ने बताया सनलाइट इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स। इन्होंने बताया कि सनलाइट की सबसे ज्यादा आवश्यकता है प्लांट को, नेसेसरी इन प्लांट, सनलाइट की सबसे ज्यादा आवश्यकता है प्लांट को, सनलाइट होनी चाहिए प्लांट के लिए। ठीक है सर। अगला देखो, अगला कौन था सर? जूलियस वॉन सैक। जूलियस ने क्या करा था सर? जूलियस ने क्या करा? जूलियस ने प्रेजेंस ऑफ एक मिनट, जूलियस वॉन सैक था ना, प्रेजेंस ऑफ, एक मिनट, हाँ, इन्होंने बताया प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। इन्होंने बताया कि कुछ स्पेशल बॉडी है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर एक स्पेशल एनाटॉमी का कुछ ऑर्गेनल है जिसे इन्होंने कहा क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट था, ग्रीन कलर का पिगमेंट था क्लोरोफिल, जो कि स्पेशल बॉडी क्लोरोप्लास्ट में रखा हुआ था। यह बताया जोसेफ इंगनहॉस ने। सर जी एंड में आता है TW एंगलमैन ने क्या करा जी? यूजिंग ऑफ प्रिज्म ऑन ग्रीन एल्गी। इन्होंने ग्रीन एल्गी के ऊपर
प्रिज्म यूज करा, और ग्रीन एल्गी इन्होंने कौन सा चूज करा, उसका नाम आता है पेपर में क्लाडोफोरा। क्लाडोफोरा, और क्लाडोफोरा का क्या निकला कि कौन सा इल्यूमिनेट कर सकता है सबसे ज्यादा, ब्लू एंड रेड लाइट। ब्लू एंड रेड लाइट सबसे ज्यादा एकोमुलेट करते हैं, सबसे ज्यादा इल्यूमिनेट करते हैं किसी भी जगह पर जहां पर भी सनलाइट चाहिए होती है। ब्लू एंड ग्रीन, सॉरी ब्लू एंड रेड लाइट, ब्लू एंड रेड लाइट। और सर जी लास्ट क्या था, कॉर्नेलियस वॉन नील। कॉर्नेलियस वॉन नील, कॉर्नेलियस वॉन नील ने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट रिएक्शन है, यानी वहां पर सनलाइट की भी जरूरत है। फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस को इन्होंने खोजा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इन्होंने खोजा, प्रोसेस को इन्होंने खोजा। कॉर्नेलियस वॉन नील ने बताया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट बेस्ड रिएक्शन है, यानी उसको करने के लिए हमेशा आपके पास लाइट तो होनी ही चाहिए। लाइट रिएक्शन के बिना डार्क रिएक्शन नहीं हो सकती, लाइट रिएक्शन के बिना डार्क रिएक्शन नहीं हो सकती, ये बताया कॉर्नेलियस वॉन नील ने। और इसी के साथ हमने अपना चैप्टर फुल्ली तरीके से खत्म कर दिया है गाइस। नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स, यानी फोटोसिंथेसिस के बाद रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। यहाँ प्लांट ब्रीथ कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फूड बना रहा है, वहां रेस्पायर करेगा, यानी गैसेस का एक्सचेंज करेगा आउटर एनवायरनमेंट के साथ। तो देखेंगे रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 12 के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।